हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज जो स्टोरी या जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम केस है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा और बहुत ज्यादा अजीब भी लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर अभी तक समझ भी गए होंगे कि इस केस में क्या होने वाला है। 2022 में एक सीसीटीवी वीडियो यानी कि सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, जिसमें एक औरत एक पार्किंग लॉट में एंटर करती है और वहां के डंपस्टर में, वहां के कूड़ेदान में कुछ डालती है। इस फुटेज को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गलत है। बस एक कूड़े का बैग है जो कि वो महिला उस डस्टबिन के अंदर डाल रही है। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा होता है कि इतनी कैजुअली जिस कूड़े को ये महिला उस ट्रैश बिन में डाल रही थी उसमें असल में एक न्यू बॉर्न बेबी था। और उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है और ये केस बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है और ये पूरी कहानी क्या है, ये आज आप इस केस में सुनने वाले हैं। ये केस है एलेक्सिस आर्ला का। इसका जन्म हुआ था 22 सितंबर 2003 के दिन। उसका जन्म हुआ था हॉब्स, न्यू मैक्सिको में। और यहीं पर आज के केस की सारी घटनाएं हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब अलेक्सिस बड़ी हो रही थी उस समय उसका जो चाइल्डहुड था, उसका बचपन था, एकदम नॉर्मल था। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने माँ बाप और अपने दो जो कि उससे बड़े भाई बहन थे उनके साथ रहती थी। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में और साथ ही वो स्कूल की सॉफ्ट बॉल टीम का भी हिस्सा थी। लेकिन जब एलेक्सिस एक टीनेजर बनी यानी कि अपनी टीन एज में पहुंची, तब वो अपने मेंटल हेल्थ से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने लगी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जबकि वो करीब 14-15 साल की थी। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, उसमें उसको दिक्कत होती थी। साथ ही वो दूसरों से कम्युनिकेट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करती थी। इसके अलावा उसको अपने इमोशन से भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी। उसको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगे थे। और साथ ही उसका जो अटेंशन स्पैन था वो भी बहुत ही छोटा था। वो जल्दी से किसी भी चीज में अटेंशन नहीं दे पाती थी। वो अपनी स्पीच के साथ भी स्ट्रगल कर रही थी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कुछ खास नहीं थी। इसके साथ ही लॉजिक और रीजनिंग में भी उसको प्रॉब्लम आती थी। उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो दूसरों से काफी अलग था। बाद में ये भी डायग्नोज हुआ कि अलेक्सिस को बाइपोलर 1 डिसऑर्डर था। हालांकि जब ये आज के केस की सारी घटनाएं हो गई थी उसके बाद ट्रायल के दौरान वो एक डॉक्टर से मिली थी और तब उसने बताया था कि इसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है। ये कभी भी उसकी टीनेज ईयर्स में सामने नहीं आया था। असल में एज अ टीनेजर उसको कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं गया। वो किसी भी मेडिकेशन में कभी नहीं रही। यानी कि अगर उसकी कंडीशन रही भी होगी तो वो अनट्रीटेड रह गई। उसको सबसे पहले समस्याएं आनी शुरू तब हुई थी जबकि वो 14-15 ईयर्स की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसी कारण से, क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ, पूरे अपने टीनेज ईयर्स के दौरान वो लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने में कामयाब नहीं रही, अच्छी तरीके से किसी से भी रिलेट नहीं कर पाई। ना सिर्फ बाहर वालों से उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी बल्कि उसके घर में भी ऐसे ही था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा बताया जाता है कि उसके डैड के साथ उसके जो रिलेशनशिप थे वो एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट थे, उनकी कोई बातचीत होती ही नहीं थी। और अपनी माँ से भी कनेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम आती थी। वो अपनी माँ से भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ऐसा बताया जाता है कि इसकी माँ भी अपने इमोशंस इसके प्रति एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अलेक्सिस की तरह ही। यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप ऐसे थे कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। कभी भी एलेक्सिस हेल्प के लिए अपनी माँ के पास नहीं गई। उसको शायद ऐसा लगता होगा कि उसकी माँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगी, उसको समझ नहीं पाएंगी। और इससे भी ज्यादा उसको ये डर रहता था कि पता नहीं उसकी माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। और इसी कारण से वो हर चीज अपने अंदर दबा कर रखती थी। कभी भी किसी को भी अपने सीक्रेट्स, अपने मन की बात नहीं बताती थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी माँ कभी भी इसके इमोशंस के प्रति ठीक से रिएक्ट शायद नहीं करती थी। इसी कारण से इसने अपनी माँ को बताना बंद कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है। अब हम चलते हैं 2020 की तरफ। अब एलेक्सिस 16 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी और उसी समय आपको पता है कि पैंडेमिक भी आया था। और उस समय एकदम क्रेजी माहौल हो चुका था। अब बहुत सारे लोगों की तरह अलेक्सिस को भी लॉकडाउन में रहना पड़ा। उसको एक तरह से उसकी मजबूरी थी कि उसको अपना ज्यादातर समय अपने घर में बिताना था, अपने पेरेंट्स के साथ। और लॉकडाउन में रहने के दौरान उसकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई। अब वो और ज्यादा स्ट्रगल करने लगी थी। उसकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस थी वो अनडायग्नोज थी, जैसे कि आपको पता ही है, अनट्रीटेड थी।
इसी कारण से उसकी स्थिति अब खराब होती जा रही थी। अब जबकि ये पैंडेमिक खत्म होने की कगार में था, उसी समय एलेक्सिस का एक बहुत ही सीरियस कार एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसको बहुत सीवियर बैक पेन रहने लगा था। अब वो सॉफ्ट बॉल टीम का भी हिस्सा नहीं थी अपने स्कूल की, और वो सॉफ्ट बॉल खेल ही नहीं सकती थी। वो इस तरह का बैक पेन था जो शायद पूरी जिंदगी अब उसके साथ रहने वाला था, उसको अफेक्ट करने वाला था। तो अब आपको पता ही है कि एलेक्सिस फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही है। लेकिन इधर मैं आपको एक बार बता दूं कि जो एलेक्सिस के 2 ओल्डर सिबलिंग्स थे, अब वो इस घर से जा चुके थे। वो एडल्ट्स थे, उनके अपने रिलेशनशिप्स हो चुके थे, उनके सबके ही बच्चे थे और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। एलेक्सिस का जो बड़ा भाई था उसके 4 बच्चे थे और जो एलेक्सिस की बड़ी बहन थी उसके 2 बच्चे थे। आज के केस के लिए ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एलेक्सिस को बच्चों की आदत थी। वो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ रही थी, उसके 6 नीसेज एंड नेफ्यूज थे, तो ऐसा नहीं था कि बच्चों के आसपास रहना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थी। अब हम चलते हैं 2020 के एंड की तरफ। एलेक्सिस अभी हाल ही में 17 ईयर्स ओल्ड हो गई थी। वो फिलहाल हाई स्कूल में थी और अपने जूनियर ईयर में थी। इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो ये थी कि अब वो अपने पहले सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करती है। और जिसके साथ वो इस रोमांटिक रिलेशनशिप में थी वो एक लड़का था जिसका नाम था स्टीवन। स्टीवन उससे 1 साल जूनियर था। वो 16 ईयर्स ओल्ड था, यानी कि एलेक्सिस से 1 साल छोटा था। ये लोग डेट करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्दी इनके रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगते हैं। इनका जल्दी ही फिजिकल रिलेशनशिप भी हो जाता है और ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहता है। और अब हम चलते हैं अप्रैल 2021 की तरफ। इस समय एलेक्सिस और स्टीवन को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलती है, क्योंकि इस समय टिकटॉक पर एक ट्रेंड चल रहा था। इस ट्रेंड में लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे थे, भले ही उनको ऐसा भी ना लग रहा हो कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे थे और कैमरे के सामने आकर रिजल्ट्स दिखा रहे थे। अब इन लोगों को ऐसा लगा कि हम भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे और हम भी इस तरह का वीडियो बनाएंगे। ये सब कुछ वो एक जोक की तरह करने वाले थे। वो भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद के लाते हैं। जो एलेक्सिस थी वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और जब प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है तो इनको पता चलता है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि एलेक्सिस प्रेग्नेंट थी वाकई में ही, ये कोई जोक नहीं था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय एलेक्सिस केवल 17 ईयर्स ओल्ड है और स्टीवन 16 ईयर्स ओल्ड है। ये दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं। इनको पता ही नहीं था कि अब आगे क्या करना चाहिए। उनको शायद पता ही नहीं था कि वो क्या फील कर रहे हैं, उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। थोड़ी देर पैनिक करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस सिचुएशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, यानी वो इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते थे। वो दोनों हंसते हैं, इस बात को एक जोक की तरह उड़ा देते हैं और उसके बाद कभी भी आपस में इस बारे में बात नहीं करते कि उन दोनों का साथ में एक बच्चा होने वाला है। हालांकि ये इस तरह का टॉपिक नहीं था जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट जल्दी ही आपके सामने आ ही जाएंगे। वो अपनी जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और धीरे धीरे 2 महीने और गुजर जाते हैं। ये दोनों ही इस चीज को इग्नोर कर रहे थे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे और ना ही जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में अपने 1-2 दोस्तों को ये इस बात को बता देते हैं। हालांकि ये बात भी काफी वियर्ड थी, वो खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे लेकिन अपने दोस्तों को बता रहे थे। लेकिन अपने दोस्तों को भी एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में ये बातें बताई जा रही थी। शायद इन दोस्तों को भी बिलीव नहीं हुआ होगा कि एलेक्सिस सच में प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी सीरियसली इस बात को नहीं कर रहे थे। हालांकि एलेक्सिस ने अपनी एक फ्रेंड को ये बात बोली थी कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो इस बेबी को रखने वाली नहीं है। वो अभी बच्चा पैदा करने के हिसाब से काफी यंग है और वो बच्चा नहीं चाहती। और उसने ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं, जो कि ऑब्वियस भी था। इसके आगे यानी कि आगे चलकर अगले कुछ महीनों तक ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। ऑब्वियसली ये बातें उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं की, क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ एक गलत तरीके से रिएक्ट करेगी, उसकी माँ को ये बात ऑब्वियसली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो एलेक्सिस से नफरत करने लगेगी। तो अब एलेक्सिस और स्टीवन इस सिचुएशन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, स्पेशली एलेक्सिस, क्योंकि उसको पता था कि ये बात पूरी तरह से सच है और उसके अंदर चेंजेस भी आने लगे होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो इग्नोर कर रही थी। अब हम चलते हैं जून ऑफ 2021 की तरफ। अब तक एलेक्सिस को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है 2 महीने हो चुके थे और इस दौरान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होती है, क्योंकि एक रात जबकि एलेक्सिस और स्टीवन दोनों क्लब में थे, शायद किसी का बर्थडे था या कोई सेलिब्रेशन का ओकेजन था, तभी अचानक से ही एलेक्सिस एक 911 कॉल करती है और ये क्लेम करती है कि स्टीवन यानी कि उसका बॉयफ्रेंड
उसने इसको असॉल्ट किया है। वो स्टीवन पर इल्जाम लगा रही थी कि उसने उसके ऊपर हाथ उठाया है। साथ ही एलेक्सिस ने इस समय अपनी माँ को भी फोन किया और उसकी माँ वहां पर पहुंच गई थी। उसकी माँ ने वहां जाकर एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। उसकी माँ ने भी 911 को कॉल किया। इस कॉल में वो डिमांड करती है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाए क्योंकि उसकी बेटी को असॉल्ट किया गया है। उसने ये दावा किया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बेटी पर हाथ उठाया है। उसने ये कहा था कि मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड ने मेरी बेटी के फेस पर पंच मारा है, यानी कि घूंसा मारा है। उसने कहा कि मुझे इसके बॉयफ्रेंड के ऊपर चार्जेस लगाने हैं और मेरी बेटी के फेस पर एक रेड मार्क है जो कि इस पंच के कारण आया है। अब यहाँ पर एलेक्सिस के मेल कजिन्स भी पहुंच जाते हैं। उनका स्टीवन के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। उनको इस बात का पूरा यकीन था कि स्टीवन ने एलेक्सिस के ऊपर हाथ उठाया है। वो लोग स्टीवन को बहुत ज्यादा डरा धमका रहे थे, लेकिन उसके बाद स्टीवन एक कजिन जो कि बहुत ज्यादा अकड़ रहा था उसको बुरी तरीके से पीटता है और ये भी बताया जाता है कि उस कजिन की एक उंगली डिसलोकेट हो गई थी। एलेक्सिस की माँ लगातार कही जा रही थी कि मुझे चार्जेस लगाने हैं और वहां पर बहुत ज्यादा केओस मच जाता है। और 911 कॉल के बैकग्राउंड में आप इस केओस को सुन भी सकते हैं। लेकिन बातें वहां पर ज्यादा क्रेजी हो जाती हैं, जबकि वहां पर एक नया कमोशन शुरू हो जाता है 911 कॉल के दौरान, क्योंकि कोई अचानक से पीछे से चिल्लाने लगता है स्टॉप इट। और उसके बाद एक व्यक्ति कहता है व्हाट इज योर प्रॉब्लम एलेक्सिस। ऐसा लगता है कि एलेक्सिस अब अपने बॉयफ्रेंड को पीट रही थी। अब जो 911 की ऑपरेटर थी, डिस्पैचर थी, वो पैनिक करना शुरू कर देती है क्योंकि बहुत ज्यादा केओस की आवाजें आ रही थी बैकग्राउंड से। और वो पूछती है कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद एलेक्सिस की माँ कहती है कि ये एलेक्सिस है और इसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है आपको। और उसका भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही क्रेजी एक्ट कर रही है। अब ये सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग आप खुद सुन लीजिए। Sorry, this is Paul speaking. Hi, this is Alexis. I'm calling for assault. Erica, this is Martha. I need a police officer at 8. My daughter was at a King's and apparently her boyfriend hit her, punched her in the face, and her cousin and the boyfriend or friend or whatever got into a fight. And if he did punch her, then I want to press charge. Hey, stop it! Hey! Who's yelling, ma'am? You guys, they're fighting on my right side. They're on the way, ma'am. What's going on? They're fighting. Who's fighting? Ma'am, who's saying get off of me? Her brother is trying to control her, but she's just acting crazy. अब ये तो पता नहीं है कि वहां पर कभी भी पुलिस वाले आए या नहीं आए, उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में समझौता हुआ या क्या हुआ। लेकिन बस ये पता चला है कि उसके बाद ऑब्वियसली जो एलेक्सिस थी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन वो अलग हो जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। और एलेक्सिस उसके बाद भी इस चीज को लगातार इग्नोर कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। अब एलेक्सिस के पेरेंट्स ने भी स्टीवन का घर पर आना जाना पूरी तरह से रोक दिया था। वो आपस में नहीं मिल रहे थे, वैसे भी इनका झगड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद एलेक्सिस अचानक से ही स्टीवन का साइड लेने लगती है और ये बताती है कि स्टीवन की कोई गलती नहीं थी और सारी चीजें मैंने झूठ बोली थी। असल में स्टीवन ने कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसके पेरेंट्स को अब उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोल रही है और उसके बाद वो स्टीवन को कभी भी घर में आने नहीं देते। अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि असल में सच्चाई क्या थी, कभी भी स्टीवन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था या नहीं उठाया था। पता नहीं एलेक्सिस झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। लेकिन जिस तरह की एलेक्सिस की पर्सनैलिटी थी और जो वो आगे करने वाली थी, उससे ऐसा लगता है कि वो झूठ भी बोल सकती थी और इस तरह की मनगढ़ंत बातें भी बना सकती थी। ऐसा बताया जाता है कि इसके तुरंत बाद ही अब एलेक्सिस की मेंटल हेल्थ और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब उसके दिमाग में अपनी जान देने के ख्याल भी आने लगते हैं। वो अपनी माँ को इस तरह के मैसेजेस करती थी जिसमें वो लिखती थी कि मुझे भगवान के पास जाना है, उनके साथ रहना है। वो लगातार अपनी माँ को भी मैसेजेस में लिख रही थी कि मुझे अपनी जान देनी है, मुझे इस दुनिया में रहने का मन नहीं है। तभी अचानक से ही एक दिन एलेक्सिस फिर अपने घर से भाग जाती है। अब जब एलेक्सिस की माँ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी कहीं भाग गई है घर छोड़कर, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी जान देने के लिए घर से भाग गई है। और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि उसके बाद भी उन्होंने उसका कोई इलाज नहीं कराया, उसे किसी भी डॉक्टर के पास लेके अभी तक नहीं गई थी। वो पुलिस वालों को फोन करती हैं, अपनी डॉटर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती हैं और ये भी बताती हैं कि मेरी जो बेटी है उसके दिमाग में जान देने के विचार वगैरह आते हैं, जो कि काफी सीरियस था। इवेंचुअली एलेक्सिस मिल जाती है, वो घर लौट आती है। लेकिन जब वो घर आती है तो इस बारे में बात करने से, इस बात को एक्नॉलेज करने से साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा अभी भी कि एलेक्सिस प्रेग्नेंट है और अभी भी उसने प्रेगनेंसी की बात छुपा रखी है। वो अभी भी इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है।
उसने अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से तो ये चीज सीक्रेट रखी थी, अपने आप भी इस चीज को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी। वो इस चीज को इग्नोर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी शायद गलतफहमी है और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसकी बॉडी लगातार चेंज होती जा रही थी, और जैसा कि आपको पता ही है कि वो केवल 17 ईयर्स ओल्ड थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। अब हम चलते हैं अगस्त 2021 की तरफ। अभी तक एलेक्सिस 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी। 4 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान ही इस केस में काफी कुछ हो चुका है, तो आपको लग रहा होगा अभी 4 मंथ्स ही हुए हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि अभी सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए थे। अब तक एलेक्सिस और इसका बॉयफ्रेंड स्टीवन एक बार फिर से साथ में आ चुके थे, फिर से डेट कर रहे थे। लेकिन जब ये 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक बार फिर से इनका ब्रेकअप हो जाता है, और इसके पीछे का रीजन पता नहीं है। ब्रेकअप के आसपास ही एलेक्सिस अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन को बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और अब वो फाइनली प्रेग्नेंट नहीं है, उसने अपना बच्चा खो दिया है। अब जो स्टीवन था, जब उसने इस न्यूज को सुना तो उसने एलेक्सिस के ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि वो क्यों झूठ बोलेगी। उसको ऐसा लग रहा था कि एलेक्सिस इस बारे में झूठ नहीं बोल सकती, वो सच ही बोल रही होगी, तो उसने विश्वास कर लिया। अब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। अब अगले कुछ और महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर चीजें और ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि एलेक्सिस प्रेग्नेंट थी। उसने चुपचाप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी थी, किसी को नहीं बता रही थी, अपने आप ही एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कभी किसी हॉस्पिटल के पास नहीं गई, किसी मिडवाइफ के पास नहीं गई, और कभी भी कोई भी स्कैन्स नहीं कराए। उसने यानी कि कुछ भी नहीं किया अपनी प्रेगनेंसी, अपने लेबर के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसको गलतफहमी हो रही है। अजीब सी बात यह है कि उसके आसपास के लोगों ने भी कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेरेंट्स ने भी, जिनके साथ वो रह रही थी। उसकी माँ ने ये सोचा कि शायद उसका कुछ वजन बढ़ गया है, थोड़ी सी मोटी हो गई है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर जो एलेक्सिस थी, उसने अपने फ्रेंड्स को कुछ मैसेजेस भेजे अपने प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन उसने इतने जोकी वे में वो मैसेजेस भेजे थे, इस बारे में बात की थी कि उसके फ्रेंड्स को भी ऐसा लग रहा था कि वो जोक कर रही है, झूठ बोल रही है, और उसको सीरियसली नहीं लिया। अब हम चलते हैं 2021 के एंड की तरफ। अब एलेक्सिस की ड्यू डेट एकदम नजदीक आ गई थी। अब तक वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी तक उसकी एज 18 ईयर्स पूरी हो चुकी थी, यानी कि वो लीगली एडल्ट थी। और इस केस के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद जनवरी 2022 का समय आता है। अब एलेक्सिस कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन अभी तक उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था। सिर्फ ये बताया था कि उसकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसका बैक पेन होना एकदम नॉर्मल बात थी। अब क्योंकि एलेक्सिस प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता था कि ये जो पेन्स थे ये उसके लेबर के कारण उसको होते हों, किसी और कॉम्प्लिकेशन के कारण होते हों, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को सिर्फ ये बताया कि उसको बैक पेन हो रहा है। शायद एलेक्सिस अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ये बस एक बैक पेन है और उसको कोई भी लेबर पेन नहीं हो रहा है, और शायद अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। शायद वो टोटली डिनायल में थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही क्रेजी बात है। अब क्योंकि उसका बैक पेन, या हम कह सकते हैं कि उसका लेबर पेन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था, बीच बीच में होता था, इसी कारण से अब वो ज्यादातर समय स्कूल से ऑफ ले रही थी। वो जो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी उस पर भी जाना उसने लगभग बंद कर दिया था। वो बहुत ज्यादा पेन में थी। और उसके बाद 6 जनवरी को एलेक्सिस को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे मेडिकेशन की जरूरत है, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम बैक पेन हो रहा है। इसके बाद उसको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। एलेक्सिस डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है कि उसका एक बहुत ही सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था और तब से ही उसको सीवियर बैक पेन होने लगा है। अब डॉक्टर सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं और उसके बाद उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपियोइड। अब उनको तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, नहीं तो इस तरह की दवाई उसको नहीं देते। तो अब एलेक्सिस अपने घर जाती है, वो मेडिकेशन तुरंत ही ले लेती है और दवाइयां खाकर सो जाती है। अब यहां से ये केस एक बहुत ही डिस्टर्बिंग टर्न लेने वाला है। उसी दिन आधी रात को, यानी कि अब 7 जनवरी 2022 की डेट आ चुकी थी, एलेक्सिस आधी रात को उठती है। उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन हो रहा था। एलेक्सिस को शायद ये महसूस ना हुआ हो, लेकिन असल में वो लेबर में थी, उसको लेबर पेन हो रहा था। अब एलेक्सिस फटाफट बाथरूम में जाती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आधी रात का समय था, इनके घर में केवल एक ही बाथरूम था, तो हर कोई उसी बाथरूम को शेयर करता था। तो अब एलेक्सिस उस बाथरूम में एंटर करती है। वो टॉयलेट सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो लेग्जेटिव्स लिए हैं उनके कारण उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है।
लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट सीट में बैठती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे टॉयलेट जाना चाहिए इसलिए बैठी थी। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट सीट में बैठती है, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही वो जो बच्चा था वो बाहर आना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे का जन्म होना शुरू हो चुका था और ये जन्म हो रहा था आधी रात के समय बाथरूम के अंदर। और यहाँ पर एलेक्सीज अकेली थी, उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। और अब एलेक्सीज ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। उसने ना तो अपने पेरेंट्स को बुलाया, ना इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया, उसने कुछ नहीं किया। उसको बस इस चीज का डर था कि किसी को पता ना चल जाए कि वो असल में प्रेग्नेंट है। उसने खुद ही अपने लेबर पेन को झेला, बच्चे को जन्म दिया। उसको ये भी नहीं पता था कि इसके बाद उसको क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा। उसने अपने फैमिली बाथरूम में अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और किसी भी समय उसके पेरेंट्स उठ सकते थे टॉयलेट यूज करने के लिए या आवाज सुनकर उठ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो डिलीवरी की प्रोसेस थी ये कई घंटों तक चली, लेकिन इस दौरान उसके पेरेंट्स बाई चांस उठे नहीं और बाथरूम की तरफ नहीं आए। इसके बाद सुबह का समय हो जाता है। एलेक्सिस ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। अब एलेक्सिस को कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे क्या करे, आगे उसको क्या करना है, अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना है, किस तरह से छुपाना है, इसका कोई भी उसको आइडिया था ही नहीं। और ना ही वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये बात बताऊंगी अपनी माँ को कि उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है तो उसकी माँ उससे नफरत करने लगेंगी। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता था, क्या लगता था। लेकिन एलेक्सीज ने अब अपने जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको एक टॉवेल में लपेटा और उसको अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गई। उसको शायद खुद ही नहीं पता था कि आगे की प्लानिंग क्या है। शायद इस समय बस वो बच्चे को घर से बाहर रखना चाहती थी और आगे के लिए सोचना चाहती थी कि आगे उसे क्या करना है। अब एलेक्सीज एक और ब्लैक प्लास्टिक बैग लेकर बाहर जाती है जो कि एक ट्रैश बैग था। इस ब्लैक प्लास्टिक बैग में पूरा का पूरा कूड़ा भरा हुआ था, यानी कि जो उसके कूड़ेदान में बैग लगा होगा वो ट्रैश बैग, उसी को वो निकाल कर लाई थी, कोई नया बैग नहीं लाई थी। वो अपनी कार में उस ट्रैश बैग को लेकर जाती है, उसी कूड़े के ऊपर अपने न्यू बॉर्न बेबी को रखती है और उसके बाद खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अब वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगती है। उसको शायद खुद ही नहीं पता था कि आगे उसे क्या करना है, लेकिन जिस तरह से वो ट्रैश बैग लेकर आई थी, बच्चे को उसके अंदर रखा था, तो ये कोई बहुत ही अनयूजुअल बात नहीं है जो कि उसने आगे किया। शायद वो वही करने वाली थी जो कि फाइनली उसने किया था। फिलहाल वो एमलेसली इधर उधर घूम रही थी, उसको पता नहीं था, या फिर शायद वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज्ड थी कि उसको क्या करना चाहिए। फिलहाल उसका जो बेबी था वो कार की बैक सीट में था जो कि एक टॉवेल में लिपटा हुआ था, लेकिन एक कूड़े के बैग के अंदर था। उसने अभी तक कोई भी केयर रिसीव नहीं की थी, कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिला था, कोई खाना नहीं मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा उस समय बुरी तरीके से रो भी रहा होगा या किसी ना किसी तरीके की नॉइसेस कर रहा होगा। लेकिन एलेक्सिस पूरी तरह से बच्चे को इग्नोर कर रही थी। वो कई घंटों तक इधर उधर घूमती रही। वो सोच रही थी कि इस सिचुएशन में जिसमें वो फंस गई है उससे बाहर कैसे आए। इधर जो बच्चा था उसके प्रति वो बहुत ज्यादा कोल्ड थी, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं जागे थे अपने बच्चे को देखकर। वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। फाइनली उसने अपना दिमाग मेकअप कर लिया कि अब उसको क्या करना चाहिए। आगे उसने जो कुछ किया वो इतना ज्यादा इविल था कि आंखों से देखकर भी उस बात पर विश्वास नहीं होता। सबसे पहले तो उसने अपनी गाड़ी साइड में रोकी, वो गाड़ी से उतरी, पीछे की तरफ गई, दरवाजा खोलकर उसने ट्रैश बैग को बाहर निकाला, उसको खोलकर देखा। उसका जो बच्चा था बेबी बॉय वो अभी भी उसके अंदर मौजूद था और अभी भी टॉवेल में लिपटा हुआ था। उसने उस ट्रैश बैग के अंदर ही उस बच्चे को रहने दिया और उसके बाद उस ट्रैश बैग को बांध दिया, यानी कि जो प्लास्टिक की रस्सी आती है बैग को बांधने के लिए, उससे अच्छी तरीके से उस ट्रैश बैग को सील कर दिया। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब बच्चे को सांस नहीं आएगी, अंदर क्या होगा। ये सारी चीजें वो पहले से ही प्लान कर रही होगी, नहीं तो वो घर से ट्रैश बैग लेकर अपने साथ नहीं आती जिसमें उसके घर का कचरा भरा हुआ था। ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके माइंड में रही होंगी। पता नहीं वो घंटों तक इधर उधर क्यों घूम रही थी। शायद वो अपने आप से डिबेट कर रही थी कि उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो कंक्लूजन पे आ चुकी थी कि हाँ, अब वो फाइनली इस बच्चे को फेंकने वाली है। अच्छी तरीके से ट्रैश बैग को बांधने के बाद अब वो वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है, गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज हमने शुरुआत में देखी थी, इस वीडियो के शुरुआत में, वो दिन के 2 बजे की थी। इस समय एलेक्सीज जेके पेनीज के एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है। उसको ये रियलाइज नहीं होता कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो कि उसको कैप्चर कर रहा है। वो आराम से अपनी गाड़ी से उतरती है,
उतरने के बाद वहां जो ह्यूज डंपस्टर्स थे उनको वो देखती है। सामने ही जेसी पेनी स्टोर था और उसी का कैमरा था जो कि उसको कैप्चर कर रहा था। वो जब गाड़ी से उतरती है तो वो पूरी तरह से काम थी, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल भी पैनिक्ड नहीं लग रही थी। वो बैक सीट की तरफ जाती है, दरवाजा खोलकर ट्रैश बैग बाहर निकालती है और यहाँ पर हमें पता है कि इस ट्रैश बैग के अंदर एक बच्चा मौजूद था। वो अपनी गाड़ी से उस ट्रैश बैग को आराम से बाहर निकालती है और बिना किसी हेजिटेशन के जोर से उस बैग को एक बड़े से डंपस्टर में फेंक देती है। और ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को शॉक कर गई, जिसे देखकर मैं भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गई, क्योंकि हमें पता है कि इस ट्रैश बैग के अंदर एक बेबी है, लेकिन वो लिटरली फ्लंग करके उस बैग को फेंक देती है। उसको कोई परवाह नहीं थी कि वो जो बच्चा है वो डंपस्टर के अंदर जाकर कहीं टकरा जाएगी, उसकी बॉडी से कुछ भी हो सकता था, उसको कोई परवाह ही नहीं थी। अगर वो थोड़ा सा कंसिडरेशन के साथ उस बैग को नीचे रखती तो शायद ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल होकर उसको इतनी ज्यादा हेट नहीं मिलती। हालांकि ये भी एक बहुत ही घटिया बात है कि कूड़े के बीच में उसने अपने बच्चे को रखा, उस बैग को बांध दिया अच्छी तरीके से, तो चाहे वो आराम से भी रखती तब भी एक बहुत ही क्रूअल एक्ट था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से उड़ाकर उसने उस बैग को फेंका, उससे पता चलता है कि उसको कोई भी कंसीडरेशन नहीं थी। वो पूरी तरह से एक इविल लड़की थी। आप सबको पता है कि ये जो डंपस्टर है ये जनरली मेटल के बने होते हैं और वो मेटल का ही एक डंपस्टर था। ये जो उसका पॉली बैग था वो जोर से जाकर जो इनसाइड था डंपस्टर का, जो कि मेटल का बना हुआ था, उससे जोर से जाकर टकराता है। अब क्योंकि उसके अंदर बच्चा मौजूद था तो वो भी उस मेटल से ऑब्वियसली टकराता है और ये चीज वाकई में बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है। अब एलेक्सिस आराम से कामली चलते हुए अपने बच्चे को फेंकने के बाद अपनी कार की तरफ जाती है और वहां से ड्राइव करके निकल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जनवरी का समय था, बाहर फ्रीजिंग कोल्ड था और उस दिन का एग्जैक्ट टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम, और उस दौरान टेम्परेचर कई बार बिलो फ्रीजिंग भी जा रहा था। तो इतनी ठंड में एलेक्सिस अपने बच्चे को पॉलीथीन में पैक करके उसे बांधकर और एकदम उड़ाकर उस डंपस्टर में फेंक कर आ गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि बच्चा तो मर जाएगा, या तो ठंड से ही मर जाएगा या पॉलीथीन के अंदर मर जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ का कूड़ा कलेक्ट करके लैंडफिल में ले जाया जाएगा, जो कि क्रश करके ले जाते हैं वहां पर। पहले कूड़े को अच्छी तरीके से मशीनों से कट किया जाता है और उसके बाद उसको लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। तो उसे ऐसा लग रहा था कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई बच्चा पैदा भी हुआ था या उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि इसने किसी को भी बताया नहीं था। अब एलेक्सिस अपने घर वापस आ जाती है। उसका दिन एकदम नॉर्मली चल रहा था। उसके पेरेंट्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी ने उन्हीं के बाथरूम में किसी बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल वो जागे हुए थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगर जेसी पेनी स्टोर में कोई उस सीसीटीवी को मॉनिटर भी कर रहा होगा स्क्रीन के सामने बैठकर, तो उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा होगा। उन्हें सिर्फ एक महिला दिखी होगी जो कि अपना कूड़ा फेंकने के लिए वहां पर आई थी, जो कि एकदम नॉर्मल बात थी, वहां पर लोग कूड़ा फेंकने के लिए आते रहते थे। अलेक्सिस को लग रहा होगा कि वो आराम से ये सब कुछ करके निकल लेगी, जैसा कि मुझे भी लग रहा है कि बिल्कुल सही सोच रही थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। अगर एक आध लोगों को पता भी था तो उसने कह दिया था कि उसे मिसकैरेज हो गया, अपने बॉयफ्रेंड वगैरह को किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं था। उसने बच्चे को भी चुपचाप जन्म दे दिया था, उसे फेंक कर आ गई थी। लेकिन ये बातें छुपने वाली नहीं थी। अगर ये बातें पता ना चलती तो ये केस मैं आज आपको ना सुना रही होती। आगे होता यह है कि रात के 8 बजे, यानी कि बच्चे को फेंकने के करीब 6 आवर्स के बाद वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं। अभी तक 6 घंटों से वो बच्चा पॉलीथीन के अंदर उस डंपस्टर में मौजूद है। वहां पर बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशंस है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे के बचने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। एनीवे, अब 6 आवर्स गुजर चुके थे। अब 8 बजे का समय हो चुका था। तभी अचानक से ही एक दूसरी कार डंपस्टर के पास आकर रुकती है और उसमें से 3 लोग नीचे उतरते हैं। अब ये 3 लोग कौन थे? ये पता चला कि ये लोग डंपस्टर डाइवर्स थे। अब जो डंपस्टर डाइवर्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि डंपस्टर में कोई वैल्यूएबल चीज ढूंढने के लिए जाते हैं। ये जो डंपस्टर होते हैं, जो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेस स्टोर्स के बाहर होते हैं, उनमें कई बार बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं। बड़े बड़े स्टोर्स कई बार बिल्कुल सही चीजों को, परफेक्ट क्लोथिंग को या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को, कॉस्मेटिक्स को, इस तरह की चीजों को बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो अभी रिसेंट ईयर्स में एक ट्रेंड बन गया है, स्पेशली सोशल मीडिया पर, कि जो डंपस्टर ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहां के वीडियोस भी बनाते हैं कि कितना अच्छा अच्छा सामान उन्हें डंपस्टर से मिल गया है। तो इस तरह के डंपस्टर डाइविंग के वीडियोस आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि जो एप्पल के स्टोर्स हैं
उनमें भी कई बार वहां के ट्रैश कैंस में बहुत वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं। तो फिलहाल ये 3 लोग जेसी पेनी स्टोर के बाहर मौजूद थे, वहां के डंपस्टर को चेक करने के लिए आए थे। इन तीनों डंपस्टर डाइवर्स के नाम थे अप्रैल, हेक्टर और माइकल। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है। जैसे ये तीनों इस ट्रैश को देखने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से ही कुछ नॉइसेस सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उस डंपस्टर के अंदर मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर इसके अंदर घुस गया है। हो सकता है किसी ने उसे कूड़े के बैग में फेंक दिया हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। तो वो लोग उस एनिमल को ढूंढने लगे कि हो सकता है कि वो फंस गया हो, या किसी कूड़े के बैग के अंदर घुस गया हो, या किसी ने उसको फेंक दिया हो। तो ये उसको बचाना चाहते थे। जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो गिव अप करने वाले नहीं थे। वो लगातार अपनी खोज जारी रखते हैं। फाइनली उनमें से एक, जिसका नाम था माइकल, वो एक ट्रैश बैग खींचकर बाहर निकालता है। ऐसा लग रहा था कि उसी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। वो इस ट्रैश बैग को जमीन पर रखता है, उसे खोलता है। उसे लग रहा था इसके अंदर कोई ना कोई एनिमल मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर देखता है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी मौजूद था। आश्चर्य की बात यह है कि वो जो बेबी बॉय था, वो अभी भी इस डंपस्टर के अंदर जीवित था। अब इस बच्चे को, जो अप्रैल थी, वो तुरंत ही अपनी गोद में उठा लेती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी भी तरीके से इस बच्चे को मैं बचा लूं, और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बच्चे को इस तरह से डंपस्टर में एक पॉलीथीन में पैक करके फेंक सकता है। बेबी अभी भी उसी टॉवेल में लिपटा हुआ था जिसमें एलेक्सिस ने उसे रैप किया था। वो जो बच्चा था वो एकदम बुरी तरीके से ठंडा था। मतलब उसको अगर आप टच कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बर्फ की तरह ठंडा है। लेकिन ये एक मिरेकल ही था कि उसमें अभी भी जीवन के चिन्ह मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से, उसकी आंखें खुली थी, वो जोर जोर से रो रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो थोड़ी बहुत आवाजें अभी भी निकाल रहा था। पता चल रहा था कि वो जीवित है। माइकल तुरंत ही 911 को कॉल करता है और डिस्पैचर को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो फोन कर रहा था, उसके मुंह से ठीक से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो अभी भी पूरी तरह से शॉक में था। अब क्योंकि माइकल ठीक से समझा नहीं पा रहा था, वो इतना ज्यादा शॉक था, तो अब अप्रैल फोन लेती है और बताती है डिस्पैचर को कि जो बच्चा है वो अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी खराब है। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत ज्यादा वीक है, छूने में बहुत ज्यादा ठंडा है, और साथ ही ये भी बताया कि उसकी जो अम्बिकल कॉर्ड है वो अभी भी अटैच्ड है। यानी कि उसकी जो अम्बिकल कॉर्ड थी वो बच्चे से अभी भी अटैच तो थी ही, लेकिन उसको बस ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था। 911 कॉल के दौरान आपको पीछे से बैकग्राउंड में बच्चे की थोड़ी बहुत आवाजें भी सुनाई देंगी। अप्रैल ने इमरजेंसी सर्विसेज वालों को बताया कि मैंने उसको अपनी जैकेट में रख लिया है, यानी कि थोड़ा सा उसको रैप करने की उसने कोशिश कर ली थी बचाने के लिए। Yes, we just found the baby in the trash behind what is this? Damn, I can't think straight. Fuck. The hogs. What is it called? Fuck. Hey, seriously, where are we at? The mall. Hogs Broadway. I got him in my jacket. तुरंत ही वहां पर हॉस्पिटल वाले, पैरामेडिक्स वाले आ जाते हैं। बच्चे को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो इस बच्चे को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी स्किन ब्लू पड़ चुकी थी। वो इतना ज्यादा ठंडा हो चुका था अंदर से कि उसको ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो एक तरह से लाइफलेस था। वो बहुत मुश्किल से ही थोड़ा बहुत हिल पा रहा था। उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी रोने वगैरह की, और पूरी तरह से वो ब्लड में भी कवर्ड था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड थी अभी भी अटैच्ड थी, लेकिन उसको अगले छोर से बुरी तरीके से खींच कर काटा गया था। लग रहा था उसको तोड़ा गया है, और उसको क्योंकि क्लैम्प भी नहीं किया गया था, इस कारण से सेप्सिस या कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा था। अब ये जो बच्चा था, क्योंकि ट्रैश बैग में मिला था, यानी कि कूड़े के बीच में मिला था, तो अब पैरामेडिक्स इस बात को लेकर चिंता में थे कि बच्चे को कोई भी इंफेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और क्योंकि उसकी कॉर्ड वगैरह भी सिक्योर्ड नहीं थी, इसलिए उसको कोई भी इंफेक्शन आराम से पकड़ सकता था। इधर बच्चे के सर पर एक ब्रूज था, यानी बहुत बड़ा नील का निशान था, और एक कट भी लगा हुआ था। और आपको याद होगा कि एलेक्सिस ने बहुत ही केयरलेसली उस बैग को थ्रो करके डंपस्टर में फेंका था, और ये जो बैग था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डंपस्टर के अंदर से टकरा गया था मेटल से, तो उस कारण से जो बच्चे का सर था वो अंदर डंपस्टर से टकरा गया था, और इसी कारण से उसको अच्छी खासी चोट आ गई थी। जो बच्चा था वो एवरेज न्यूबॉर्न बेबी से काफी ज्यादा वीक था।
जो फुल टर्म बेबीज होते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं, लेकिन इसका बच्चा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि उसने अपना कोई भी ध्यान नहीं रखा था। उसके जो ऑक्सीजन लेवल्स थे वो भी डेंजरसली लो थे और वो हाइपोथर्मिया के साइंस भी शो कर रहा था। इसके अलावा उसके ब्लड स्ट्रीम में ओपियोइड्स भी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलेक्सिस अपने बैक पेन के लिए उसी दिन डॉक्टर्स के पास गई थी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, और उसको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए गए थे, और वो जो पेन किलर्स थे वो बच्चे के अंदर भी ब्लड के द्वारा एंटर कर गए थे, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल थे। वो बच्चा बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में था। ये अभी तक चमत्कार ही था कि बच्चा अभी भी जीवित है। जब ये बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा था तो इतना ज्यादा ठंडा था कि डॉक्टर समझ गए थे कि उनको तुरंत ही इस बच्चे को वार्म अप करने की जरूरत है। डॉक्टर्स ने सबसे पहले से उसका बॉडी टेम्परेचर लेने की कोशिश की, लेकिन ये इतना लो था कि ये मल्टीपल थर्मामीटर्स में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये तरह तरह के थर्मामीटर्स लाए इसको चेक करने के लिए, लेकिन वो इतना फ्रीजिंग कोल्ड था कि टेम्परेचर्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर्स को पता था कि एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। उन्होंने बच्चे को एक हीट लैंप के नीचे रख दिया और बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन पंप की। इसके बाद इन्होंने बच्चे के ऊपर सीपीआर परफॉर्म किया उसको बचाने के लिए, ताकि उसका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि उसका हार्ट रुकने की कगार पर खड़ा था। इसके साथ ही इन्हें ये भी पता चला कि बच्चे को एनीमिया भी हो चुका है। उसको खाने की या दूध की, हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड थी। बच्चा इतनी बुरी कंडीशन में था कि डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगा, ये अभी तक जीवित है। वही अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन फाइनली वो कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंच गया था। इधर इस बीच पुलिस वालों ने ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, ये देखने के लिए कि इस बच्चे को किसने फेंका है, और जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि इस बच्चे को किसने फेंका है, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो एलेक्सिस थी वो अपने घर से कूड़े का बैग लेकर आई थी, जिसमें उसका घर का कूड़ा मौजूद था। पुलिस वालों को उस ट्रैश बैग के अंदर से एक प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स मिला, जिसमें एलेक्सिस का पूरा एड्रेस और उसका नाम लिखा हुआ था। इधर पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुकी थी। जब उन्होंने इस गाड़ी का नंबर चेक किया कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो नाम आया एलेक्सिस, और इधर जो ये कूड़ेदान के अंदर से प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स मिला था उसके ऊपर भी एलेक्सिस लिखा हुआ था। तो वो समझ गए थे कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और तुरंत ही अब ये लोग एलेक्सिस के पास पहुंचने वाले थे। ये लोग सीधा एलेक्सिस के घर जाते हैं। एलेक्सिस के पेरेंट्स दरवाजा खोलते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी एलेक्सिस घर पर है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ घर पर ही है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि वो बहुत बीमार है, उसको बैक पेन हो रहा है। ये लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि आप बाद में आइएगा, लेकिन पुलिस वाले वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऑब्वियसली उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो अभी आएंगे, अभी बात करेंगे, और हम वापस लौट के आने वाले नहीं है, हमें फिलहाल अभी उससे मिलना है। अब एलेक्सिस को बुलाते हैं उसके माँ बाप, वो किसी तरीके से बाहर आती है और पुलिस वाले तुरंत ही उसको पुलिस कार में बिठा लेते हैं। फिलहाल उसका जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में था, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। इधर पुलिस वाले एलेक्सिस को इंटेरोगेशन के लिए ले गए थे। इंटेरोगेशन रूम में या इंटरव्यू रूम में उसको एक किनारे पर बिठा दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से रोती रही है, इसलिए जो ऑफिसर था उसको कुछ टिश्यूज ऑफर करता है। उसके बाद उसको उसके राइट्स पढ़कर सुनाए जाते हैं। फिर ये लोग एलेक्सिस से उसका नाम पूछते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव्स उससे पूछना शुरू करते हैं कि आप बताएंगी क्या कि आज क्या हुआ था। एलेक्सिस कहती है कि हाँ मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं केवल आंसर दूंगी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज रिस्पॉन्स था। लेकिन शायद वो ये जानना चाहती थी कि इनको क्या क्या पता है, वो उस हिसाब से अपने आंसर देना चाहती थी, इनको फुल स्टोरी नहीं सुनाना चाहती थी। वो उन बातों को एडमिट नहीं करना चाहती थी जो पुलिस वालों को पता ना हो। उसको शायद अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि पुलिस वालों के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और उसका सारा का सारा कांड सीसीटीवी पर कैप्चर हो चुका है। पुलिस वालों ने इससे कहा कि आप प्रेग्नेंट थी। तब एलेक्सा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रेग्नेंट तो थी और मुझे कल ही पता चला। वो झूठ बोलना शुरू कर देती है। वो इनको कहानी बताना शुरू कर देती है कि मेरा एक बहुत ही ज्यादा भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन होता था, फिर मैं डॉक्टर के पास गई और तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जो कि कल ही हुआ था। ये ऑब्वियसली वो कहानी नहीं थी जो कि असली थी, वो सब कुछ झूठ बोल रही थी। डिटेक्टिव्स ने उन लोगों का भी पता लगा लिया था जिसको इसने अपनी प्रेग्नेंट होने की कहानियां सुनाई थी, यानी कि अपनी फ्रेंड्स वगैरह को। तो डिटेक्टिव्स ने इसकी फ्रेंड से बात कर ली थी। उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि बहुत महीनों पहले एलेक्सिस ने उनको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको हमने मजाक में लिया था, और इसको हुए हुए कई महीने बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है,
और इसको ये सारी बातें पहले से पता थी। अब डिटेक्टिव इससे कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वॉकर, उसने मुझे बताया है कि तुम पहले से ही इसको बता चुकी हो कि तुम मार्च में ही ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। अब जो एलेक्सिस थी वो बहुत ही डम प्ले करने लगती है, वो दोहराने लगती है वॉकर वॉकर, मतलब कौन है वॉकर, वो जानती नहीं। इस तरह से वो लगातार उसका नाम रिपीट करती जा रही थी। डिटेक्टिव्स उससे लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे थे, लेकिन वो एक ही बात रिपीट किए जा रही थी, वॉकर वॉकर वॉकर। अब जो डिटेक्टिव्स थे समझ गए थे कि ये नाटक कर रही है, वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। वो उससे बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं, उसके लेबर की बात पूछने लगते हैं कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ। तब ये उसको पूरी कहानी सुनाती है कि मैंने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया था। वो उनको सारी अब ये जो कहानी थी वो सच सच बताती है। वो बार बार ये रिपीट कर रही थी कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लग रहा था मेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे। और वो बार बार ये बात भी दोहरा रही थी कि मैं अभी अभी 18 की पूरी हुई हूँ। वो यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो बच्ची हूँ और मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना है। वो रोते रोते कह रही थी आई एम द बेबी, राइट, आई एम द बेबी। यानी कि वो डिटेक्टिव्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी ताकि हर कोई उसके लिए सॉरी फील करे। इसके बाद इसने आगे की भी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उसने अपने बेबी को ट्रैश बैग में डाला, लेकिन अपने होल कन्फेशन के दौरान वो अपने बेबी को इट इट कहकर बुला रही थी। वो बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज यूज कर रही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपने बेबी से थोड़ा सा भी अटैच्ड थी। वो इस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही थी कि उसने अपने ही बेबी को खुद ही डंपस्टर में फेंका था। उसने सब कुछ फुल्ली कन्फेस कर लिया था, जो कि अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था। अब जो डिटेक्टिव्स थे उन्होंने एलेक्सिस से कहा कि ये कोई भी रीजनेबल पर्सन नहीं कर सकता जो तुमने किया है, लेकिन एलेक्सिस ने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल था। वो अपनी बातों को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, जिसका कोई भी डिफेंस हो ही नहीं सकता। वो 18 ईयर्स ओल्ड थी, उसको सब कुछ पता था कि वो क्या कर रही है, उसके बाद भी उसने इतना बड़ा कांड किया था और अब ये दिखा रही थी कि वो तो एक बच्ची है। वो 18 ईयर्स की थी और वो एक एडल्ट थी और उसको कम से कम इतना तो पता ही था कि एक बच्चे को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। किसी को भी आप इस तरह से कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते, चाहे वो एक ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल हो। इतना तो कम से कम उसको अंदाजा था ही, लेकिन वो ये दिखा रही थी कि उसको इतना भी नहीं पता था। किसी 5 साल के बच्चे को भी ये पता होता है कि उसे इस तरह की हरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये तो कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता था। अब क्योंकि एलेक्सिस एक एडल्ट थी तो अब उसको लीगली भी एक एडल्ट की तरह ही इनको ट्रीट करना था। उसका ट्रायल भी ऐसे ही चलना था, उस पर चार्जेस भी एक एडल्ट की तरह ही चलने थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। अब जो एलेक्सिस थी वो लगातार डिटेक्टिव से कह रही थी कि मेरी माँ को भी आप इंटरव्यू रूम में बुला लो मेरे साथ, लेकिन डिटेक्टिव्स ने उसी के शब्दों को उसके अगेंस्ट यूज किया। उन्होंने कहा कि तुम तो अब 18 ईयर्स की हो ना, तुम तो लीगली एक एडल्ट हो, तो तुम्हारी माँ की इस रूम में उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी माँ से तब पूछताछ करेंगे, तब उसे इस रूम में बुलाएंगे जब तुम यहाँ से जा चुकी होंगी। अब उन्होंने एलेक्सिस से ये पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैंने जन्म दिया एक बच्चे को। तुम एक 18 ईयर्स ओल्ड एडल्ट की तरह बिहेव भी कर सकती थी और तुम हमारी मदद ले सकती थी। ऐसा नहीं था कि तुमने कोई क्राइम किया था कि जिसके लिए तुम्हें कोई सजा मिल जाती। उसके बाद इन्होंने इससे ये भी पूछा कि इस बच्चे का फादर कौन है, और तब एलेक्सिस ने बताया कि इसका फादर है स्टीवन, और साथ ही ये भी बताया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब डिटेक्टिव्स ने एलेक्सिस से पूछा कि जब तुम बच्चे को फेंक कर आई तो उसके बाद तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि मैं सीधा घर गई, मैं अपने बेड पर जाकर बैठ गई। और फाइनली अब एलेक्सिस ने पूछा कि बच्चा ठीक है या नहीं है। तब डिटेक्टिव्स ने उसको बताया कि बच्चे का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में और वो फिलहाल जीवित है। अब एलेक्सिस ये दिखा रही थी कि जैसे ये सुनकर उसको काफी राहत मिली हो। I'm Daniel Bez. I'm an investigator here with the Hollis Police Department. All right. What is your name? Alexis. Alexis. What is your full name? Alexis Colavia. If you can, I would kindly ask you just to tell me the truth and we'll go from there, okay? So you want to tell me what's going on or what happened today or what led to this? I mean, I can tell you, but I need you to ask because then I can't tell you because I don't know. Right. That you were pregnant, okay? Right. I found that out yesterday. You found that out yesterday? Yesterday. Okay. So tell me a little bit more about that. What do you mean? Like, So how is it that you found out, or how? well, I've been having back pain like really bad, and I got in an accident. I like to speak, with the truth. Obviously, okay. I spoke to some people, and I know that back in March, is when you spoke to some people, and you told them that you were pregnant, so you had prior knowledge, all right?
So I'm not gonna Back in March? ride, you know. No, Somebody I by the name of didn't. Walker. Do you know anybody, a friend of yours, a school friend of yours that I spoke with? And she's the one that told me that you knew that you were That pregnant. you did not want the child? Walker. Mm-hmm. Her mom is a nurse at the hospital. I She's don't a know a friend of Walker. yours. You don't know anybody by that name? No, No? not a Walker. Okay. Well, that's your mom's last name. As far as what happened today, how did your day start today? The same as any other day. Well, it was for the past couple of days. Okay. I was in pain. I just thought I was, what is it called? I can't think straight. I'm sorry. Where you can't poop. Okay. Constipation? Yeah, I just thought that's what it was. And I went to sleep, and then I woke up, and I went to the restroom, and I was just trying, and then it came out, and I thought it was poop, and then it wasn't. Okay. So you were where? And you're at your house? Yeah, I was by myself. You were by yourself? Yes. Okay. I mean, that's not normal, right? Right. Okay, what happened after that? I was in a panic. I didn't know what to do. Okay. I was scared. Okay. What'd you do after? I cleaned myself, and I just left it where it was, and I was scared, and I was trying to call my mom, but I couldn't because I was so scared. I was scared, and I was trying to call my mom, but I couldn't because I was so scared. I think she's gonna hate me. Okay. What made you think that? Just because I just turned 18. I haven't been 18 for a month. I'm the baby. Right. I understand. That's a lot to take. Okay. I put it. So. And then I put it in the bag. I took it to the car. When I was in the car, I had 2 trash bags. I took one with me, which is the one that I had, and then I put it again, and then I drove around, and I didn't know what to do, and I just put it in there. Right. Did you place it there? Did you throw it there? What did you do? What do you mean? I mean, the Like trash. in the trash? I just put when I tossed it Was it a in there. normal trash can, like one of those that they pick up, the city picks up, or a bigger trash can, or what? The bigger trash can, babe. Well, what kind of trash can were we talking about? Like There's different. the bigger ones, I guess. Okay. What color was the trash can? Green. Weren't they all green? So you just went and placed it inside or outside, or? Inside. Alrighty. So, obviously, you're 18 years of age. You know right Yeah. from wrong, right? Right. Okay. So, you wrap around a newborn inside a trash In a bag. panic. I Right. just turned 18. Right, It's right. not like I've been 18 forever. Exactly. But you know, I mean, if somebody were to wrap you inside a trash can and put a tie on it, and you're not able to move, so what do you think would have happened? You never notified law enforcement. You never called for EMS. You I never. didn't. I'm still in. What exactly? What do you think was going to happen? I don't know. You don't know what would have happened. Well, I mean, obviously I know, but Mhm. and I'm in a panic. I don't. There's a baby in front of me. I just Okay. You never notified your mom? never. Mom, come in here when you're gone. Well, you're 18. You're of age. Okay. So. I know. I said it was in Lubbock. Is it okay? Okay. They'll be briefing me here as we go. So last I heard, the baby's okay. Okay. So. इसके बाद एलेक्सिस को प्रॉम्प्टली अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगाए गए। इसके बाद एलेक्सिस को हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि उसकी मेडिकल जांच हो, क्योंकि उसने भी हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद उसको कोई भी मेडिकल अटेंशन नहीं मिली थी। इधर जो बच्चा था उसका लगातार इलाज चल रहा था, वो अपनी जिंदगी के लिए लगातार लड़ रहा था। जो शुरुआती 24 घंटे थे उसमें बच्चे के बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ध्यान दिया गया। वो लगातार बच्चे के बॉडी में ऑक्सीजन पंप कर रहे थे। बच्चा अभी भी बहुत ज्यादा एनीमिक था और उसके शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रुक नहीं पा रही थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से 24 घंटों के बाद वो जो न्यूबॉर्न बेबी था वो थोड़ा सा हेल्दी दिखने लगा। उसके वाइटल साइंस अब स्टेबलाइज हो गए थे, उसका हार्ट रेट बढ़ चुका था, यानी कि नॉर्मल पर आ गया था, और उसका बॉडी टेम्परेचर भी फाइनली अब बढ़ने लगा था। अब वो अपने आप सांस ले पा रहा था। अभी तक तो उसको आर्टिफिशियली या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मास्क की सहायता से किसी तरीके से सांस दिलाई जा रही थी, लेकिन अब वो खुद आराम से सांस ले रहा था। उसके कुछ और दिनों के बाद पूरी तरह से वो बच्चा स्वस्थ हो गया, स्ट्रांग हो गया और उसने फुल रिकवरी कर ली। ये इस केस की सबसे अच्छी बात थी कि ये जो बच्चा था उसको फाइनली बचा लिया गया। जब बच्चा पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया तब उसके बायोलॉजिकल डैड स्टीवन को ये बच्चा दिखाया गया। उसको ये सुनकर बहुत ज्यादा झटका लगा था कि असल में जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसने सच में एक बच्चे को जन्म दिया है
और वो एक पिता बन चुका है। आपको याद ही होगा कि एलेक्सिस ने उससे कहा था कि उसको मिसकैरेज हो गया है, तो इस बच्चे की स्टीवन को कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब इससे पूछा गया कि क्या तुम इस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहोगे। स्टीवन अभी तक 17 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। स्टीवन ने हाँ कहा कि हाँ, मैं इस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहूंगा। उसने अपने बच्चे को एक नाम दिया और वो था सोल। स्टीवन और उसकी फैमिली ने अब इस बच्चे को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की और ये सारी की सारी फैमिली इस बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई। अब इस केस में केवल एलेक्सिस का ट्रायल बचा था, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें इस बच्चे को वो ट्रैश कैन में फेंक रही थी, वो फिलहाल पुलिस वालों ने वायरल नहीं की थी, उसको कहीं भी पोस्ट नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद वो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगी। इस डिस्टर्बिंग फुटेज में जिसमें एलेक्सिस अपने बच्चे को टॉस करके डंपस्टर में फेंक रही है, वो फुटेज उस व्यक्ति ने ही वायरल की थी जिसके सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि ये फुटेज वायरल करने की उसके पास कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझकर इस फुटेज को वायरल किया क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि इस तरह के शॉकिंग क्राइम्स भी लोग करते हैं। वो दिखाना चाहता था कि एलेक्सिस ने असल में क्या किया था। फाइनली अप्रैल ऑफ 2023 में एलेक्सिस का ट्रायल शुरू होता है। उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे। उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया और पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि उसके खिलाफ सारे के सारे सबूत मौजूद थे। उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। पता नहीं उसके पास अपने डिफेंस में कहने के लिए क्या था। वैसे वो ट्राई कर रही थी कि सबको कन्विंस करे कि वो अपने एक्शंस के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। उसने कहा कि उस पूरे दिन वो पूरी तरह से ब्लैकआउट थी, उसको कुछ भी याद नहीं है और उसके कंट्रोल में ही नहीं था जो कुछ भी वो कर रही थी। लेकिन वो पुलिस कन्फेशन दे चुकी थी और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। You made putting your newborn into the dumpster. You didn't miss, did you? From what I've seen in the video, no. And that's because you were able to get your newborn inside those bags into the dumpster, weren't you? I'm sorry? You were able to get your newborn baby into that dumpster, weren't you? From what I've seen in the video, yes. प्रोसिक्यूशन ने तुरंत ही उसके सारे दावों को खारिज कर दिया और वो झूठी साबित हो गई थी। अब एलेक्सिस ने डिसीजन लिया कि वो खुद ही स्टैंड पर आएगी और अपने आप को डिफेंड करेगी, और ऐसा उसने किया भी। वो एक क्यूट और इनोसेंट यंग लड़की दिखने की कोशिश कर रही थी। वो डम्ब दिखने की भी कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो तो बस एक घोस्ट की तरह उस दिन सारा दिन घूम रही थी, जैसे कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी में हो ही ना। फिर अचानक से उसने एक बहुत ही शॉकिंग बात बोलनी शुरू कर दी। उसने कहा कि जो बेबी सोल है वो असल में मेरा है, यानी कि मेरा पूरा अधिकार है उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर जिसको मरने के लिए वो ट्रैश बैग में बांधकर उस ट्रैश बैग को उड़ाकर डंपस्टर में फेंक कर आई थी। प्रोसिक्यूशन लगातार ये कह रहा था कि इसके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइड थे। अगर वो 3 व्यक्ति उस दिन वहां पर ना पहुंचे होते तो वो जो सारा का सारा कूड़ा था वो लैंडफिल में जाने के लिए, क्रश होने के लिए चला जाता, उसको मशीनों से काटा जाता और उसको लैंडफिल में फेंक दिया जाता, और कभी भी इस बच्चे का किसी को भी पता नहीं चलता, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रूअल एक्ट था। वो असल में चाहती ही ऐसा थी, लेकिन बाई चांस वो बच्चा किसी तरीके से नेचर से लड़कर बच गया था और अब वो उस बच्चे पर अपना अधिकार जता रही थी। जब बाद में सारे के सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए गए तो उससे पता चल गया था कि एलेक्सिस पूरी तरह से अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार थी। उसका अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल था और वो रिस्पॉन्सिबल थी। ऑब्वियसली उसको गिल्टी पाया गया चाइल्ड अब्यूज के लिए भी और अटेम्प्टेड मर्डर के लिए भी। अब ये सोचिए कि उसको इतने बड़े बड़े चार्जेस के लिए गिल्टी पाया गया, लेकिन उसको केवल 16 ईयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, यानी कि जब वो 34 ईयर्स ओल्ड होगी तो वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इतना भी होता तो भी मैं खुश थी कि चलो ठीक है, बच्चा भी बच गया तो 16 ईयर्स काफी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से ये केस खत्म नहीं होता। अब यहाँ पर वो पार्ट शुरू होता है जिसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। फिलहाल एलेक्सिस को जेल में भेज दिया गया था। वो जेल में बंद थी, लेकिन उसके बाद उसकी जो डिफेंस टीम थी उसने एक अपील सबमिट की। अगर आप इस अपील पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि ये पूरी तरह से बेसलेस थी। इस अपील में केवल टेक्निकलिटीज को ढूंढ कर उनमें कमियां निकाली गई थी। वो कमियां इस तरह की थी कि ट्रायल जहां पर किया गया क्या वहीं पर करना चाहिए था, वो करना फेयर था, वहां पर मीडिया की कवरेज इतनी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, विटनेस को ठीक से लिस्ट नहीं किया गया था। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज को ढूंढकर
केस पर सवालिया निशान उठा दिए गए थे। और वैसे तो यही सारी चीजें करना ही डिफेंस टीम का काम भी होता है, हर किसी का राइट है अपील करने का। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसको सुनकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। सभी को पता था कि ये अटेम्प्टेड मर्डर की दोषी है, इसने तो उस बच्चे को एक तरह से जान से मार ही डाला था। लेकिन ये जो अपील थी, चाहे कितनी भी बेसलेस दिखे, 6 महीने जेल में बिताने के बाद जो एलेक्सिस थी उसको बेल पर रिहा कर दिया गया। इस अपील का क्या परिणाम होगा, इसका क्या फैसला आएगा, उसका इंतजार नहीं किया गया। उसको अक्टूबर 2023 में रिहा किया गया था। और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है, क्योंकि उसकी जो अपील प्रोसेस है वो अभी तक भी जारी है। यानी कि अभी भी वो जेल से बाहर है और उसके केस का फाइनली फैसला अभी तक नहीं आया है कि ये जो टेक्निकलिटीज हैं इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। वो आराम से बाहर रह रही है, सड़कों पर आराम से घूम रही है, एक ऐसी महिला जिस पर अपने ही बच्चे को मारने के चार्जेस लगे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि वो रिस्क नहीं है किसी और व्यक्ति के लिए, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है, इस कारण इसको बेल दी गई है। जिस व्यक्ति की इतनी मेंटल कंडीशन खराब हो, जिसने इतना सीरियस क्राइम किया हो, उसको आप इस तरीके से बेल पर बाहर रिहा नहीं कर सकते। वो कोई भी और क्राइम कर सकता है। उसने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की थी, बल्कि उसके क्राइम की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं उसके केस का फैसला फाइनली कब आएगा। हो सकता है वो कई सालों तक बाहर रहे और हो सकता है कि कुछ ही महीनों में केस का फैसला आ जाए और उसको कुछ सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए। फाइनली इस केस को मैं क्लोज करती हूँ, लेकिन क्लोज करने से पहले इस केस के पॉजिटिव पार्ट में हम नजर डाल लेते हैं, जो कि जनरली किसी भी केस में नहीं मिलता है हमें देखने को। कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं होती है क्राइम केसेस में, लेकिन आज के केस की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जो बेबी सोल है वो सरवाइव कर गया, वो जीवित है और अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ है। हम यही विश कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीते, अपनी जिंदगी पूरे अच्छी तरीके से जिए और कभी भी उसकी माँ, मैं तो ये चाहती हूँ, उससे मिल ना पाए, कभी भी उससे बात ना कर पाए। फिलहाल स्टीवन और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उस बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और वो बच्चा भी उनके साथ बहुत ज्यादा खुश है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि वो चैनल थोड़ा सा चल जाए। जैसा कि आर्यन जी, यानी कि जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे थे कि दिस चैनल इज ऑफिशियली डेड। ये बात मैं भी जानती हूँ। मैंने यूट्यूब को बहुत सारे मेल्स भी लिखे हैं इस बारे में, लेकिन यूट्यूब कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चैनल तो बिल्कुल नॉर्मली आगे बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि पीछे खिसक रहा है। उसके सब्सक्राइबर कम भी होते जा रहे हैं, कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने पैशन के कारण ही इस चैनल को आगे खींच रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना दूसरा चैनल भी बनाया जिसको आपने कोई प्यार नहीं दिखाया, कम से कम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और व्यूज भी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वहां पर। तो अब मेरा एक और चैनल बनाने का बिल्कुल भी कोई ना तो इरादा है, ना मेरे अंदर हिम्मत है, क्योंकि मैंने एक और चैनल इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि ऑफिशियली ये चैनल डेड हो चुका है, लेकिन दूसरा चैनल बनाकर भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो केवल मेरा एक पैशन है जिसके कारण मैं इस चैनल को अभी भी आगे चला रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ। शायद किसी दिन अचानक से ही मैं इस चैनल को बंद भी कर दूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। जब तक मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, क्योंकि जितना मेरा खर्चा आ रहा है इस चैनल के लिए, वो पैसे भी मुझको वापस नहीं मिल रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं मुझे दोनों ही चैनल्स में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।